अच्छा जी, तो थ्योरी ऑफ माइंड की बात करेंगे आज हम। और थ्योरी ऑफ माइंड की जो बात है वो इंसान के ब्रेन और इंसान की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन की एवोल्यूशन के साथ और इसके साथ साथ इंसान की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। और इंसान के ब्रेन ने जैसे जैसे डेवलप किया वैसे वैसे उसमें खुदा का तस्वर और चीजें भी आ गई। अभी आपसे मैं ये कहूंगा कि अभी इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन की वजह से बड़ी सारी बातें लोगों को समझ आएंगी। तो आप एक अपना सदका जारिया रख सकते हैं कि आपकी अपनी कोशिश की वजह से क्या हो सकता है कि लोग दूसरे भी समझ सकते हैं। हम कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा सख्त हो, ताकि सब दूसरे लोगों को जो है क्या हो, आसानी हो जाए और वो आसानी से बातों को समझ सकें। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, पहली स्लाइड। तो ये बेसिकली ये जो आज की पूरी बातचीत है, ये एक किताब जिसका जिक्र बारहा मैं यहाँ पे करता रहता हूँ। इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे टाइम नाम लिखने में गलती कर दी है। हाँ, शुरू में मैंने गलती की है मगर एंड पे नाम ठीक लिखा हुआ है। तो ये हैं जी प्रोफेसर ई फुलर टोरी। ठीक है। बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इनकी रिसर्च है, न्यूरो साइंस में इनकी ज़बरदस्त रिसर्च है। और इनकी एक किताब जो शायद मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उनमें से मेरी एक फेवरेट किताब है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कौन सी किताबें पढ़ें, तो ये मेरी एक फेवरेट तरीन किताब है। शायद पिछले 5 सालों में पढ़ी हुई जितनी भी किताबें हैं ना मैंने, उनमें मेरी सबसे फेवरेट किताब ये किताब है। ठीक है। और इस किताब का नाम है, यहां से शुरू हो रहा है, इवॉल्विंग ब्रेन्स इमर्जिंग गॉड्स। ठीक है। अर्ली ह्यूमन एंड ओरिजिन ऑफ रिलीजन। प्रोफेसर ई फुलर टोरी हैं ये। और ये अपनी बुक का आगाज पहले चैप्टर का इस बात से करते हैं, द गॉड्स वर बॉर्न फॉलोइंग अ प्रेगनेंसी। खुदा जो थे वो एक प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुए, लास्टिंग अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स, जो कि 2 मिलियन ईयर्स लंबी थी। इट टुक दैट लॉन्ग फॉर होमिनिन ब्रेन्स टू इवॉल्व स्ट्रक्चरली। इतना लंबा अरसा लगा जो होमिनिड स्पीशीज थे उनके दिमागों को स्ट्रक्चरली इवॉल्व होने में। फ्रॉम बीइंग प्राइमेट लाइक ब्रेन्स, कि वो जो प्राइमेट्स के ब्रेन्स हैं उनसे निकल के, टू बीइंग ब्रेन्स दैट पोजेस्ड कॉग्निटिव फैकल्टीज ऑफ मॉडर्न होमोसेपियंस। तो क्या हुआ जब इंसान का दिमाग मॉडर्न होमोसेपियंस जैसा हो गया, और इंसान का अकेले का नहीं, बहुत से और होमिनिड स्पीशीज भी थे जिनका है था। आगे हम इस बारे में बात डिस्कस करेंगे कि क्या हमें नेंडरटॉल्स में ऐसी स्पिरिचुअलिटी और आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट मिल रहे थे। बिल्कुल मिल रहे थे। स्टे ट्यून्ड, आपको बिल्कुल इस बात का जवाब मिलेगा। तो क्या है, इंसानों की 2 मिलियन साल की एवोल्यूशन के बाद खुदा पैदा हुआ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि खुदा पहले था कि इंसान पहले था, तो इसका जवाब यह है, इंसान पहले था। और जो पहला इंसान था उसका ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ था कि वो खुदा के कॉन्सेप्ट को इजाद कर सके। तो अगर कोई ये पूछे कि इंसान खुदा का बेटा है, तो बात बिल्कुल गलत है। खुदा इंसान का बेटा है। ठीक है। बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, आपको लगेगी, मगर स्ट्रीम एंड तक देखें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड होती क्या है? थ्योरी ऑफ माइंड एक कॉग्निटिव एबिलिटी है इंसान में, जिसके अंदर इंसान खुद से और दूसरे इंसानों से कॉग्निटिव स्टेट्स, यानी कोई इंसान क्या सोच रहा है, इस बात को एसोसिएट कर सकता है। किसी के क्या जज्बात हैं, कोई गुस्से में है, किसी को मोहब्बत है, कोई आपसे हमदर्दी रखता है, कोई आपका दुश्मन है, कोई आपका दोस्त है, कोई सच बोल रहा है। ठीक है। किसी के दिल में नफरत है। ये सारी बातों को एसोसिएट करने का नाम है थ्योरी ऑफ माइंड। और थ्योरी ऑफ माइंड का पहला स्टेप क्या है? खुद की शनाख्त। जो खुद ही है, इकबाल तो खुद ही के बड़ा खिलाफ है ना, खुद ही जो है कि इंसान खुद जो है वो क्या है, इस बात का एहसास जो है ना वो थ्योरी ऑफ माइंड है असल में। ठीक है। कि इंसान अपने बारे में एक नजरिया रखता है, वो जानता है कि वो एग्जिस्ट करता है, और फिर वो इस बारे में भी एक नजरिया रखता है कि मेरे सामने खड़ा हुआ शख्स भी मौजूद है, और उसकी एक सोच है, उसके जज्बात हैं, उसके एहसासात हैं। ये सारी बातें इंसान रखता है, इनका पता रखता है। तो चलें, थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में जो डिस्कशन है, अभी सब्सटेंशा ने पिछले दिनों ये डिस्कशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाजी भाई के चैनल के ऊपर की है, शायद पिछली एपिसोड में की है।
मोमो इधर होंगी, वो बता दें अगर पिछली में किया तो वो भी आप जाके ज़रूर सुनिएगा। मिरर टेस्ट क्या होता है कि अगर आप किसी जानवर के सामने शीशा रख दें ना, तो क्या वो अपने आप को पहचान सकता है? अगर वो अपने आप को पहचान सकता है तो वो मिरर टेस्ट को पास करता है, अगर नहीं करता, पहचान सकता तो नहीं करता। इसके लिए साइंसदान करते क्या है कि एक जानवर के चेहरे के ऊपर क्या करेंगे, कोई डॉट लगा देंगे। ठीक है, जब वो शीशा जाके देखेगा ना, तो उसे वो डॉट नजर आएगा तो वो उसे हटाने की कोशिश करेगा। तो अगर वो उसे हटाने की कोशिश करता है ना, तो इसका मतलब है, और अपने चेहरे पे हाथ लगा के हटाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है उसको पता है शीशे में नजर आने वाला शख्स वो है। ठीक है, तो जो इंसान के एवोल्यूशनरी तौर पे करीब जानदार है ना, जिनमें प्राइमेट्स आते हैं, वो ये टेस्ट पास करते हैं कि वो वाकई अपने चेहरे को साफ करने की कोशिश करते हैं। उनको पता होता है कि शीशे में दिखाई देने वाला मैं हूं। ठीक है, ये डॉक्टर गॉर्डन गैलप थे जिन्होंने 1975 में 70 में फर्स्ट टाइम ये टेस्ट करना शुरू किया था। ठीक है, तो अगर तो जानवर करता है मिरर टेस्ट पास, तो हमें पता लगता है कि ओहो, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं, पूरा आपके सामने मैंने टेबल रख छोड़ा है, जिसके अंदर जो जानवर एक तरफ वो हैं जो पास करते हैं और एक तरफ जो है नहीं पास करते। सबसे पहले हमारे पास होमोसेपियंस है, पास करते हैं। बिल्लियां नहीं पास करती, कुत्ते नहीं, मंकी नहीं करते पास, बंदर जो हैं जैसे मकैक हो गए या छोटे मोटे रीसस मंकीज है, कपूचन्स हैं, ये नहीं करते। गोरिल्लाज भी काफी सारे फेल कर जाते हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स, ठीक है, असल में मसला ये है कि अफ्रीकन ग्रे पैरट्स जो है बर्ड्स में आते हैं। आगे हम ये डिस्कस भी करेंगे कि उनका ब्रेन जो है वो डिफरेंट तरह का होता है, वो नहीं पास कर सकते। इधर आपको ऑक्टोपस भी दिखा हुआ दिखाई देगा। ऑक्टोपस बहुत हाईली इंटेलिजेंट जानवर है, मगर वो भी पास नहीं कर पाता। उसका मसला ये है कि दिमाग की के तरीका में, दिमाग का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। सी लायंस नहीं करते, जाइंट पैंडास नहीं करते, रैट्स नहीं करते, घोड़े नहीं करते, घोड़े बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और भेड़ें भी नहीं करती। मगर आप देखें इधर कौन कौन पास करता है, इंसान, चिंपैंजी, बनोबो, ओरंगटान। गोरिल्ला के बारे में हमें नहीं है, मगर ये आप देख सकते हैं कि ये तीन इंसान के क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं। ये दो तो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं। बनोबोस को तो कुछ सेंस में ये माना जाता है कि वो इंसान के साथ चिंपैंजी से भी ज्यादा क्लोज है, और ये बात याद रखिएगा, ये सारे सोशल एनिमल्स हैं। गोरिल्लाज को अगर हम देखें ना, तो गोरिल्लाज इन बाकी तीनों जितने, इंसान, चिंपैंजी और बनोबो जितने, सोशल नहीं होते। गोरिल्ला के ग्रुप भी बहुत छोटे होते हैं। गोरिल्ला में अल्फा मेल टाइप की जो एक वो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, और अल्फा मेल जो है ना, वो किसी स्पीशीज के अंदर बहुत सख्त किस्म के अल्फा मेल का एग्जिस्ट करना जो है ना, वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, एशियन एलिफेंट्स, सही है, जो हमारे इंडिया वाले हाथी हैं, जो इंडिया पाकिस्तान वाले। बॉटल नोज डॉल्फिन्स, ठीक है। ऑस्कर किलर वेल्स जो हैं, और ऑर्कास किलर वेल्स जो हैं वो, ठीक है। यूरेशियन मैगपाइज, ये जो है, ये कौन है, ये कौवे की एक किस्म है। ठीक है, क्लीन रैस फिश, एंट्स, ये कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ये वैसे मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया था क्योंकि मुझे मिला जरूर था, मगर ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इंसेक्ट ब्रेन भी हाईली डिफरेंट होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी शायद कुछ गलती है इसमें। ठीक है, तो अब एक बात है कि ये जो ब्रेन के अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है, और ये जो मिरर टेस्ट पास करने की एबिलिटी है, ये किस चीज से जुड़ी हुई है? इसमें कई किस्म के न्यूरॉन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स। वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स जो है ना, वो इंसान के दिमाग में बहुत ज्यादा होते हैं। इंसान के अलावा कुछ मेरीन मैमल्स के दिमागों में भी ज्यादा है। ठीक है, मगर उन मेरीन मैमल्स के दिमाग वैसे ही बहुत बड़े हैं। ठीक है, मगर इंसान के दिमाग में इसके बहुत ही डेंस क्लस्टर होते हैं। इतने डेंस किसी के भी क्लस्टर नहीं होते। तो वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स किस तरह होते हैं कि ये देखें आप, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो होते हैं ना, ये पेन आ गया कि नहीं आया यार? हाँ, इसका कलर भी डिफरेंट हो जाता तो अच्छा था। हम इसको यहाँ पे ब्लू कर लें या पर्पल, येलो कर लेते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं येलो भी नहीं आएगा नजर। अच्छा जी, ब्लैक कर लें, फिर ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, यूं करके यूं बना हुआ, और इसकी एक यूं करके दुम सी है सारी, ये जा रहा है यूं करके ना, स्पर्म की तरह का। ये यहां से लेके यहां तक, ये वॉन इकोनोमो न्यूरॉन है। ठीक है, ये लंबे से होते हैं, इनके अंदर एक ही डेंड्राइट होता है, ज्यादा डेंड्राइट नहीं होते, और ये ब्रेन के डिफरेंट रीजन में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इंसानों में बहुत ज्यादा है। इंसानों के दिमागों में पूरे पूरे क्लस्टर हैं इनके ना, और इनको एम्पथी और सोशल कॉग्निशन से एसोसिएट किया जाता है। ठीक है,
और थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो सोशल कॉग्निशन और एम्पथी और ये सब चीजों से स्ट्रांगली रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ माइंड जो है ना वो आपकी और हमारी मॉरल बेसिस है। उसके अंदर थ्योरी ऑफ माइंड ही आपको इंसाफ का नजरिया, आपको नाइंसाफी, झूठ, सच, किसी का गुस्सा, किसी की दुश्मनी, किसी की इंटेंशन, इल इंटेंशन, गुड इंटेंशन, ये सारी चीजें थ्योरी ऑफ माइंड से आपके अंदर आती हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ माइंड क्या होती है कि सबसे पहले आप अपना एहसास करते हैं कि आप कौन है। फिर जब अपना एहसास करते हैं आप खुद को समझ जाते हैं कि मैं एक इंसान हूं और मैं एक शख्स हूं और मैं कुछ चाहता हूं, और पहले मैं ऐसा था और आज मैं ऐसा हूं और कल को मैं ऐसा हूंगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ माइंड ना सिर्फ आपको ये बताती है कि आप कौन हैं, ये ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की वजह से है। वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स और मिरर न्यूरॉन्स और बहुत से और न्यूरॉन्स हैं जो कि मिलके आपको थ्योरी ऑफ माइंड की एबिलिटी देते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूरॉन्स हैं इनकी ये दूसरे जानवरों के ब्रेन्स में मौजूद उतने नहीं हैं। अगर है भी, मैमल्स के दिमागों में होते हैं वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स, मगर वैसे नहीं होते जैसे इंसान के ब्रेन्स में होते हैं और उतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है, इसलिए उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कम है। लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेन रीजन जब आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते तो एक ओवरऑल, जैसे इंसान का जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है वो पूरे के पूरे ब्रेन को ओवर आर्चिंगली आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स उसके अंदर होते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या मेन बात है कि वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स जो हैं वो हमें कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन और बाकी चीजों के बारे में सोचने के काबिल बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब हम ये देखते हैं, ये फिर मैंने एक और टेबल यहां पे प्लॉट किया है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे इंसान आपके पास आ गया। इस इंसान के अंदर अबंडेंट है प्राइमरी एंड इंटीरियर सिंगुलेट और इंसुला, जो ब्रेन के रीजन्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। चिंपैंजीज के अंदर प्रेजेंट हैं मगर उतने ज्यादा नहीं है। फिर बनोबों के अंदर प्रेजेंट हैं, चिंपैंजी के बराबर ही हैं। और ओरंगुटान के अंदर प्रेजेंट हैं, मॉडरेटली अबंडेंट हैं, यानी इंसान के बाद दो जानवर जिनके अंदर सबसे ज्यादा है वो ये हैं दोनों। ठीक है, आपके चिंपैंजी और बनोबो। फिर ओरंगुटान आता है, उसमें मौजूद तो हैं मगर उतने नहीं है जितने इन दोनों में मौजूद हैं। ठीक है, गोरिल्लास के अंदर मौजूद हैं मगर बहुत कम है एज कंपेयर टू बाकी प्राइमेट्स और इंसान के। एशियन एलिफेंट्स में ठीक है मौजूद हैं, इंसान जैसे नहीं हैं, डिफरेंट तरह के हैं। ठीक है, बॉटल नेक डॉल्फिन्स में मौजूद हैं, इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं, और इसी तरह ऑर्का किलर वेल में भी मौजूद हैं। ठीक है, कटेशियंस के अंदर मौजूद हैं मगर और तरह के हैं, डिफरेंट हैं, थोड़े होते बहुत ज्यादा है। यूरेशियन मैगपाइज में नहीं है मगर मिरर टेस्ट पास करता है। क्यों करता है? क्योंकि बर्ड्स के ब्रेन्स डिफरेंट हैं। फिर आप देख सकते हैं कि क्लीनर रेस्ट फिश में लिमिटेड एविडेंस है। आर्ट्स में उनका तो ब्रेन होता ही डिफरेंट है, वो तो इसलिए आप कह ही नहीं सकते। कैट्स में नहीं है, डॉग्स में नहीं है, मंकीज में नहीं है, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स में नहीं है। ठीक है, जाइंट पांडाज में नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मिरर टेस्ट कौन पास कर रहा है? जिनमें वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ठीक है जी, वो पास कर रहे हैं। और वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स कैसे हैं? असल में मैं एक और डायग्राम मैंने निकाली थी, वो मैं डालनी भूल गया हूँ जल्दी में, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई थी ना असल में ये इसे फाइनलाइज करते करते। तो ये यूं करके होते हैं, यूं ऐसे, फिर इनके आगे एक हेड होता है। ठीक है, और ये एक सिंगल डेंड्राइट होता है इनका, और बड़ा ही लंबा होता है। ठीक है, बाकी न्यूरॉन्स इस तरह होते हैं ना, उनके डेंड्राइट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसका एक ही होता है लंबा सा। ठीक है, और यही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर। तो थ्योरी ऑफ माइंड आपको क्या बताती है? ठीक है, थ्योरी ऑफ माइंड जो है ना वो दूसरों के जज्बात को समझने की, ये जानने की कि दूसरे लोगों के ओपिनियन जो हैं वो डिफरेंट हैं आपसे, और वो कोई ओपिनियन रखते भी हैं। ठीक है, जैसे एक कुत्ता है या एक जानवर है, उसे ये नहीं पता लगेगा कि आप उसके बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, शायद कुत्तों को पता चल भी जाता है, मैं कुत्तों के बारे में नहीं कह सकता, मैमल्स के बारे में मैं कह नहीं सकता, मगर मसला यह है कि उनको उतना नहीं पता चलता। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि फिर सच और झूठ की पहचान। देखिए, फंडामेंटल क्वेश्चंस, इंसान से रिलेटेड सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आप मुझसे आगे पूछते हैं हमेशा, इंसान खुदा को क्यों मानता है, इंसान सच और झूठ की पहचान क्यों रखता है, इंसान में मोरालिटी क्यों है, इंसान को गुस्सा क्यों आता है,
इंसान डिप्रेस क्यों हो सकता है, मौत क्या है, जिंदगी क्या है, ये सब क्वेश्चंस, जितने सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस आप पूछते हैं मुझसे आके, आज आपको उन सब के जवाब की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाने का मौका मिलेगा अगर आप आज की पूरी प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी बातें हैं वो क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यानी ये मैं आपको बता रहा हूं ना, पिछले 5 साल में जो मैंने किताबें पढ़ी है ना, उनमें ई फुलेट टोरी की किताब इवॉल्विंग ब्रेन्स और इमर्जिंग गॉड्स, ये मेरी फेवरेट किताब है, और जो भी पढ़ सकता है उसको जरूर पढ़नी चाहिए। ये आपको बेसिक ह्यूमन नेचर के बारे में समझाएगी। हम इंसाफ की मांग क्यों करते हैं, हमें दर्द क्यों होता है, हमारे जज्बात क्यों हर्ट हो जाते हैं, हम इमोशनली हर्ट क्यों होते हैं, हम किसी शख्स से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं, हम किसी को अपनी जान से ज्यादा जरूरी कैसे समझ सकते हैं, हमारी जिंदगी का कोई पर्पस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ थ्योरी ऑफ माइंड से रिलेटेड है। और थ्योरी ऑफ माइंड बेसिक ह्यूमन नेचर और सोसाइटी की रूट है, जड़ है ये। ठीक है, फिर आगे दूसरे कैसे एक्ट करेंगे, एम्पथी कहां से आती है। ठीक है, ये सारे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो थ्योरी ऑफ माइंड की देन है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंसान की एवोल्यूशन में की चीजें क्या थी जो थ्योरी ऑफ माइंड में डेवलप हुई। सबसे पहले होमो हबिलिस था, जो कि 2.4 से 1.4 मिलियन ईयर्स के दरमियान था, यानी 14 से 24 लाख साल के दौरान। इसके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी और टूल यूज करता था। होमो इरेक्टस आया 18 लाख से 2 लाख साल के दरमियान, सेल्फ अवेयर था, सोशल कॉग्निशन थी, यानी थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो यहाँ पे टर्म जो है यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। ठीक है जी, कि सेल्फ अवेयरनेस थी, वो जानता था कि वो कौन है। दूसरी बात है सोशल कॉग्निशन थी, कि वो समझता था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। फिर तीसरी बात आर्केइक ह्यूमस होमोसेपियंस 4 लाख से 40,000 साल के दौरान, एम्पथी हमदर्दी के जज्बात, थ्योरी ऑफ माइंड, यानी यहाँ पे प्रिमिटिव थ्योरी ऑफ माइंड हो सकती है, डिबेटेबल है होमो इरेक्टस में। अर्ली सिंबलिज्म की हमें निशानात मिल जाते हैं। अर्ली सिंबलिज्म क्या, कहीं पे हाथों की केव पेंटिंग्स हैं, जानवरों की तस्वीरें बनाई हुई हैं, शिकार की दास्तानें बनाई हुई हैं गारों के अंदर, मरता है कोई तो उसके साथ उसके टूल्स को कर रहे हैं, उसके साथ फूल रख रहे हैं। यानी किसी की कब्र में फूल रखना सिंबलिज्म है, कि फूल आप क्यों रख रहे हैं, फूल किस चीज की निशानी है, फूल मोहब्बत की निशानी है, दोस्ती की निशानी है, तो ये रख रहे थे। ठीक है, अर्ली होमोसेपियंस जिनके, अब ये साथ साथ इधर से देखें दिमाग का साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर होमो हबिलिस का 600 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का ब्रेन था, होमो इरेक्टस का 900 से 1100, और आर्केइक ह्यूमन बीइंग्स का 1200 से 1750। ठीक है, और उसके बाद इंसान का 1350 का है। तो 3 लाख से 1 लाख साल के दौरान इंट्रोस्पेक्शन के इंसान अपनी इंटरनल सिचुएशन को एवेल्युएट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जुबान, प्लानिंग कि प्लान कैसे करना है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग। तो थ्योरी ऑफ माइंड का पहला स्टेप क्या है, कि यहां पे सेल्फ अवेयरनेस है इस जगह पे। ठीक है, दूसरी में एम्पथी है, और ये जानते हैं हम कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और सिंबलिज्म आ गया कि फूल रख रहे हैं कब्रों में। मगर तीसरा क्या, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, ये सेंस ऑफ टाइम से रिलेटेड है प्लानिंग। तो थ्योरी ऑफ माइंड का अगला कॉम्प्लेक्स स्टेप क्या था, कि आप पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर मॉडर्न होमोसेपियंस, एग्जैक्टली ब्रेन साइज वही है, मगर ये भी याद रखिएगा कि आर्केइक से ये कम हुआ है। ठीक है, और हम इस पे भी कई बार पहले बात कर चुके हैं कि क्यों कम हुआ है। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो आके पूछ लीजिएगा। इसे कहते हैं सेल्फ डोमेस्टिकेशन। ठीक है, सेल्फ डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि ब्रेन में न्यूरॉन्स का साइज तो एक जितना ही तकरीबन रहता है, मगर ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है, न्यूरॉन कंपैक्ट हो जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज्यादा बन जाते हैं। सेल्फ डोमेस्टिकेशन की वजह से एक तो बात यह है कि एग्रेशन कम होता है। ठीक है, 1 लाख से 40,000 साल के दौरान ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, लोग केव पेंटिंग्स बना रहे हैं कि हम शिकार पे गए थे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। सिंबॉलिक कल्चर, लोगों ने जेवर पहनने शुरू कर दिए हैं सी शेल्स के। ठीक है, आपको सिंबॉलिक करेंसी एज अ ऑस्ट्रिच एग शेल्स की शक्ल में दिखाई दे रही है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आती है 12,000 से 10,000 साल के दौरान। इंसान जो एडवांस एग्जेक्टिव फंक्शंस और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को डेवलप करता है।
ये तब आता है जब इंसान लार्ज ग्रुप्स इकट्ठे रहने शुरू होते हैं और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के काबिल इंसान की मेंटल एबिलिटी हो जाती है। ठीक है जी। अब हम स्टेज 1 पे आते हैं, होमो हबिलस। 24 लाख से 14 लाख साल के दरमियान 600 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब का इसका ब्रेन था। ठीक है। बेसिक टूल्स ये यूज करता था। ऑल्डोवन टूल्स के बारे में हम पीछे ह्यूमन एवोल्यूशन वाली एपिसोड में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस भी करके आ चुके हैं। इनहैंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, स्पेशल रीजनिंग एबिलिटीज थी, अपने आसपास की अच्छी अवेयरनेस रखता था, जानता था। ठीक है। इंप्रूव मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज थी। ठीक है। और हमें पता है कि ये वो था जिसमें हमें सबसे पहले ब्रेन साइज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। होमो इरेक्टस आता है तकरीबन 1.8 मिलियन ईयर्स से 2 मिलियन ईयर 2 लाख साल के दौरान ये मौजूद था। और ये क्या था? आग जलाता था, फुली अवेयर था अपने बारे में। कम्युनिकेट जुबान के आसार भी हमें पता है कि इसमें मिलते हैं। एडवांस टूल मेकिंग हमें दिखाई देती है इसके अंदर। ठीक है। और स्पेशलाइज न्यूरॉन जो कि हमें मिलते हैं, जिनकी हम पीछे बात करके आ चुके हैं। हमारे फेवरेट वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स जो हैं वो हमें पता है कि इसमें इवॉल्व हो चुके थे। ठीक है। सोशल कॉग्निशन और सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शंस एंड मोर सोफिस्टिकेटेड सेल्फ रिकग्निशन। ठीक है कि अपने आप अपनी पहचान और कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शंस, बार्टर ट्रेड टाइप की चीजें, आग जलाने के मसले। ठीक है। और फिर फायर हंटिंग जो है वो ये करता था। फायर हंटिंग क्या? आग जला के एक इलाके में जानदारों को घेर लो या उन्हें जला के मार लो और उन्हें खा लो। ठीक है। स्टेज 3 क्या? आर्केइक होमोसेपियंस, जो कि 4 लाख से 40,000 साल के दौरान मौजूद थे। थ्योरी ऑफ माइंड चेक। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव हंटिंग, हमें ज्यादा कोऑपरेटिव हंटिंग दिखाई देती है इनके अंदर। अर्ली सिंबॉलिक थिंकिंग, बरियल प्रैक्टिसेस नजर आ रही हैं, पर्सनल ऑर्नामेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। जिन्हें कब्रों में बैरी किया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ रूडिमेंट्री लैंग्वेज, हमें पता है कि इंसान में तकरीबन रूडिमेंट्री लैंग्वेज जो है वो आज से 1 से 1.5 लाख साल पहले तक लैंग्वेज जो थी रूडिमेंट्री थी, मगर उसके बाद से लेके 50,000 साल के दौरान लैंग्वेज जो है वो कम्प्लेक्स होती है। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? एम्पैथी डेवलप हो चुकी है, सोशल बॉन्डिंग है। ठीक है। कोऑपरेटिव बिहेवियर्स हैं और स्ट्रॉन्गर सोशल ग्रुप्स हैं। सोशल ग्रुप्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? वो बड़े हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है साइज। सोशल ग्रुप बड़ा हो रहा है। ठीक है। पहले अगर इतना था तो अब क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है सोशल ग्रुप। ठीक है। तो ये आर्केइक होमोसेपियंस मौजूद थे। फिर सही है, एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस आ जाते हैं। ब्रेन साइज 1350 सीसी का हो जाता है। की कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है? कि इंसान अपने आप को एनालाइज कर सकता है। ठीक है, चेक। एडवांस लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। ब्रोका और वर्नैकी एरियाज, जिनके बारे में अक्सर हम इस चैनल पे बात करते रहते हैं, वो दोनों एग्रेसिवली एक्सपैंड होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से उनमें एवोल्यूशन होती है। इंसान ना सिर्फ बोल सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकता है, बल्कि क्या कर सकता है? थ्योरेटिकली चीजें दूसरों को समझा सकता है। जबरदस्त तरीके की बात हो गई। ठीक है। प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें नजर आता है कि कोई जानदार लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दोनों उसके ज़हन में है। वो सेंस ऑफ टाइम भी रखता है कि इतने वक्त के बाद हम फलां जगह जाएंगे, इतने वक्त के बाद यहाँ पे ठंड पड़ती है, हमने यहाँ से चले जाना है। ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ऑशर एंग्रेविंग्स जो कि करते हैं ये। ठीक है। अर्ली आर्ट हमें मिलनी शुरू हो जाती है। सही है। और क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव एबिलिटीज, कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, माइग्रेशन और कॉलोनाइजेशन। ठीक है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और 5वीं स्टेज है मॉडर्न होमोसेपियंस। हमें अच्छे तरीके से पता है, हम तो अच्छे खासे एडवांस स्टेज पे हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, फुल अंडरस्टैंडिंग है, थ्योरेटिकल एबिलिटीज हैं। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड कल्चरल आइडियाज को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है। मेंटल टाइम ट्रैवल हम कर सकते हैं कि हाँ भाई 10 साल बाद मैं क्या हूँगा, इस साल की आपकी रेजोल्यूशन क्या है, आपने इस साल में क्या करना है, सब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है। चलें अब थोड़ा एविडेंस देख लेते हैं। कफ्जे केव है जहां पे 9 लाख से 1 लाख साल के दरमियान इंसानों ने अपने मुर्दों को दफन किया था। ठीक है। और उनके साथ ग्रेव गुड्स भी रखे थे, जो जिंदगी में उनकी चीजें थी वो उनके साथ रखी गई थी मरने पे। ठीक है।
आप ये देख सकते हैं कि ये एक एडल्ट है यहाँ पे और एक ये यंगर इंडिविजुअल है जिसे दफन किया गया, ठीक है, दोनों। तो मॉडर्न ह्यूमन फीचर्स पहले हमें इनके अंदर नजर आते हैं। ब्रेन साइज एग्जैक्टली हमारे जैसा है, बोन स्ट्रक्चर भी हमारे जैसा है, ठीक है। ग्रेव गुड्स के साथ इनको क्या किया गया है, बैरी किया गया है, जिसके अंदर एनिमल बोन्स हैं, यानी जानवरों की हड्डियां साथ रखी गई हैं, ओशर है, ठीक है, और सिंबॉलिक रिचुअल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसे सखल केव के नाम से कहा जाता है, ठीक है। और अर्ली होमोसेपियन रिमेन्स यहाँ पे मिलते हैं। इधर हमें यह भी मिला था कि एक बुड्ढा था जिसकी एक बाजू नहीं थी कफ से केव के अंदर, और वो उस और उसकी एक बाजू नहीं थी, यानी माजूर था, कट चुकी थी बाजू, और भी उसके बॉडी पे जबरदस्त किस्म की इंजरीज थी। मगर जितनी लंबी उसने जिंदगी गुजारी थी उसकी वजह से हमें यह पता लग रहा था कि वो अपना ख्याल खुद तो नहीं रख सकता, मगर उसके जो रिश्तेदार या उसके बच्चे या जो भी थे वो उसका बहुत ख्याल रखते थे, और वो उस वजह से एक लंबी जिंदगी गुजार सका। तो हमें एम्पथी और सेंस ऑफ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो भी हमें अच्छे तरीके से कफ्जे केव में से पता चल जाती है, जो कि कितनी पुरानी है, 90,000 से 1 लाख साल पुरानी। इतना पुराना वक्त है ये। ह्यूमन हिस्ट्री जितनी हम समझते हैं कि हमें पता है, उससे 10 टाइम ज्यादा पुराना दौर है। ये कफ्जे केव है भाई, ये जो है आपकी इसराइल में मौजूद है आज, ठीक है। अच्छा, हमने ये पीछे कब्जा जो केव थी इसके अंदर तो हमें पता है कि ये तो इंसान थे, मॉडर्न होमो से आर्केइक होमो सेपियंस थे। मगर यहाँ पे ये एक और केव है, ठीक है। ये इसे शानीदर केव कहा जाता है, जिसके अंदर कौन बैरिड है, इसके अंदर इंसान नहीं बैरी बल्कि नेंडरटॉल है। सॉरी, मैं एक बात गलत बता गया हूँ, ये शानीदर केव की बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे इराकी कुर्दिस्तान में 10 नेंडरटॉल्स यहाँ से निकले थे, 35,000 से 65,000 साल के दरमियान इन्हें डेट किया गया, ठीक है। और ये पर यहाँ पे पॉसिबल बरियल रिचुअल्स हमें पता लगते हैं, और ये भी पता लगता है कि जो इंजर था उसे बचाया जाता है, ठीक है। अब एक शानेदर वन जो केव थी, इसके अंदर एक नेanderथल मिला था जो बुढ़ा था, उसकी एक बाजू नहीं थी और अंधा भी था प्रोबेबली वो, ठीक है। मगर दूसरे जो थे वो उसका ख्याल रखते थे और वो सरवाइव कर पाया, ठीक है। फिर हमें ये नजर आया कि केव के अंदर हमें फ्लावर बरियल यानी पोलन मिला के कबर के अंदर, ठीक है, जिससे पता लगता है कि फूल दिए गए थे। तो हमें पता लगता है कि नेanderथल्स में भी थ्योरी ऑफ माइंड और सिंबॉलिक बिहेवियर मौजूद था, ठीक है। तो हम ना सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे क्लोजेस्ट जो लिविंग जेनेटिक या एवोल्यूशनरी रिलेटिव हैं, ओरंगटान, बनोबो और चिंपैंजी, उनमें हमें वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, जिनको जिनके बारे में समझा जाता है कि थ्योरी ऑफ माइंड उनकी वजह से आती है, वो मौजूद हैं। तो हमें पता है कि उनमें मौजूद है और उनमें मिरर टेस्ट वो पास करते हैं, और हायर कॉग्निटिव एबिलिटी उनमें मौजूद है। तो हम ये जानते हैं कि ये हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स जो एक्सटिंक्ट हैं, उनमें वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स तो डेफिनेटली मौजूद थे, ठीक है। और वो थ्योरी ऑफ माइंड भी रखते थे, वो कम्प्लेक्स थिंकिंग भी रखते थे, टाइम की प्लानिंग भी रखते होंगे, ठीक है। मगर फिर गॉड कैसे इवॉल्व होना शुरू होता है? तो गॉड हमें पता है कि तकरीबन 35,000 से 10,000 साल के दरमियान हमें क्या मिलती हैं, वीनस फिगरीन्स मिलती हैं। वीनस फिगरीन्स के बारे में ये समझा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से कि ये जो है ये फर्टिलिटी गॉडेस थी कोई, और हम ये जानते हैं कि गॉड वर्शिप से ज्यादा गॉडेस वर्शिप पुरानी है इंसानों में, आर्कियोलॉजिकली और पेलियंटोलॉजिकली मिलता है हमें, ठीक है। तो वीनस फिगरीन्स जो हैं ये फर्टिलिटी गॉडेस थी, और ये मिलती हैं हमें कई जगह पे दुनिया में। सबसे पहली जो फिगरीन्स या स्टैचूज मिलने शुरू होते हैं छोटे छोटे, वो इनके मिलते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक आइडिया डेवलप हो रहा था गॉड का। फिर गोब्लैक तेपे आ जाता है, यहाँ पे हमें पता लगता है। आप गोब्लैक तेपे को जरूर गूगल करें, सर्च करें, वीडियोस बहुत खूबसूरत और जबरदस्त वीडियोस गोब्लैक तेपे के बारे में मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। ये ओल्डेस्ट नोन रिलीजियस साइट है, जिसके बारे में समझा जाता है कि यहाँ पे सबसे पुराना आज तक रिलीजन का एविडेंस मिला है, ठीक है। अर्ली डेटीज यानी देवताओं देवियों के आसार मिले हैं, कोई घर नहीं यहाँ पे मिला। ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल साइट है, कि जब स्प्रिंग आता था ना या गर्मी का वक्त होता था, तो इस इलाके में इंसान आ जाते थे और यहाँ पे कोई फेस्टिवल मनाते थे और कोई यहाँ पे वर्शिप वगैरह करते थे। और फिर जारी बात है, सर्दियों में वो बहुत पुराना दौर था, आज से तकरीबन 10,000 साल पुराना। इस टाइम इस इलाके में बहुत बर्फ पड़ा करती थी, तो ये क्या करते थे, यहाँ से चले जाते थे फिर, ठीक है। तो फिर हॉर्न्ड गॉड है, जो कि तकरीबन 15,000 साल से पहले से इसके मिलने शुरू होती हैं शक्लें। इसको कोयलों से और कुछ और पेंट से पत्थरों के ऊपर पेंट किया जाता है, ठीक है, और समझा जाता है कि इसे खुदा माना जाता था।
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी सॉसरर किस्म का गॉड हो सकता है, ये कोई शामनिक डाइटी या एनिमल गॉड हो सकता है, ठीक है, मगर हमें ये पता लगता है कि ये मौजूद था क्योंकि इसकी भी बहुत ज्यादा एविडेंस तकरीबन आज से 15,000 साल पहले मिलता है। फिर लूनर डेटीज हैं, सन और चांद, सूरज और चांद की पूजा आज से 7,500 साल बीसी यानी तकरीबन 10,000 साल पहले इनके बारे में भी मिलता है। ये जो पिक्चर मैंने साथ लगाई है इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, ठीक है। इनका भी आसार मिलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली सर्च नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसको फिर कभी बात कर लेंगे कि इनका एविडेंस कैसे मिलता है, क्या था क्या नहीं था, ठीक है। इसके बाद नियोलिथिक गॉडेस और बुल वर्शिप। एक तो फिर नियोलिथिक गॉडेस इसी वक्त में तकरीबन 7,500 बीसी में हमें नियोलिथिक गॉडेस मिलती है, और हमें फिर बुल वर्शिप जैसे ही हमें पता लगता है कि तकरीबन गाय की डोमेस्टिकेशन करीब आती है, और उसी टाइम हमें यह भी नजर आता है कि बुल वर्शिप शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब थ्योरी ऑफ माइंड खुदा में यकीन को अनेबल कैसे करती है? खुदा को मानने का ताल्लुक थ्योरी ऑफ माइंड से है कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि थ्योरी ऑफ माइंड इंसान के इरादे, उसका यकीन या एतकाद, उसकी ख्वाहिशात, ठीक है, इन सब चीजों के मिलाप का नाम है, ठीक है, समझ गए। और जब इंसान अपनी बेबसी में या अपने बिलीफ में मजबूत होना चाहता है तो वो क्या करता है, ये सारी चीजें यूज करता है वो, और फिर रिलीजियस बिलीफ बनता है, ठीक है। फिर वो सुपर नेचुरल एजेंट्स बनाता है कि इंसान को ये लगता है कि अच्छा जी, मैं तो तूफान के सामने बेबस हूं, तूफान आएगा मेरा झोपड़ी उड़ा के ले जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने फिर किसी देवता से ही दुआ करनी है ना कि वो मुझे बचा ले आके, क्योंकि मैं खुद तो बच नहीं सकता, ठीक है। जब मेरे पास बेबसी है तो मैं फिर दुआ ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इंसान ये समझता है चीजों को, तो अब हम देखते हैं जरा ये कैसे काम करती है। सबसे पहले हम इसे कहते हैं एक चीज जिसका नाम हम बार बार चैनल पे लेते रहते हैं बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं हाइपर एजेंसी डिटेक्शन, ठीक है। हाइपर एजेंसी डिटेक्शन क्या है कि आप हर वक्त तलाश कर रहे हैं कि इस चीज के पीछे वजह क्या है। देखें, इंसान, आप जब खड़े होते हैं ना किसी जगह, फर्ज करेंगे एकदम आप किसी जगह पे खड़े हैं और ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर जाए, तो आप क्या सोचेंगे? आप सब पहले तो उससे बचेंगे, उसके बाद ये सोचेंगे कि ओ ये गिरा कैसे, ये कहां से आया, और आप उसकी जड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो याद रखें कि इंसान को अगर जड़ ना मिले तो वह रीजन इन्वेंट करता है, वो अपने ज़हन में थ्योरी बनाता है कि ऐसे हुआ होगा, अगर उसे कोई रीजन ना मिले। फर्ज करेंगे बर्फ का टुकड़ा एकदम ऊपर से गिर जाए और आप खड़े हैं नीचे और आपको कोई समझ ना आए कि क्या हुआ है, कोई दुनिया में, आप सहरा में खड़े हैं और एकदम ऊपर से बर्फ का टुकड़ा आपके सर के ऊपर गिरे हो, 1 फुट का हो, पूरा डायमीटर का, तो सब चीजों से जब आप हार जाएंगे ना, तो एंड पे आप क्या सोचेंगे? हो सकता है ऊपर से कोई जहाज गुजर रहा हो, हालांकि आपको नजर भी नहीं आया और उसने गिराया हो, ठीक है। तो आज आप तो ये सोच सकते हैं कि जहाज गुजर रहा हो तो गिराया हो, मगर एक आज आपसे 2,000 साल पीछे चले जाएं तो उस इंसान के तो ज़हन में ही नहीं आ सकता कि ये जहाज ने गिराया होगा। वो तो यही सोचेगा कि यार ऊपर कोई खुदा ने फेंका मेरे लिए बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, या कोई उड़ रही थी परी ऊपर से फेंक गई है, वो तो फिर यही सोच सकता है ना। तो ये बात याद रखें कि जहां पे इंसान की रीजनिंग खत्म हो जाती है ना, वहां से इंसान पुराने जमानों में सुपरस्टिशन ईजाद करता था, क्योंकि उसके पास साइंटिफिक मेथड नहीं था, ठीक है। इसी वजह से खुदा ईजाद हुए हैं असल में। कि हुआ क्या है, एक आदमी था किसी दरिया के किनारे रहता था, दरिया में सैलाब आ गया, उसके बच्चे मार गए। अब वो ये सोचेगा कि क्यों हुआ, और जाहिर बात है उसके पास कोई रीजन नहीं है सोचने की कि पीछे कोई बर्फ का डैम बन गया होगा, वो टूट गया होगा, कहीं पे कोई और मसला हो गया होगा, दरिया जो है रुख बदल गया होगा, इस वजह से मैं मर गया हूं, इस दरिया में पानी ज्यादा क्यों आया, कोई जलजिला आ गया होगा, कुछ हुआ। वो ये बातें नहीं सोच सकता, वो सिर्फ यही सोच सकता है कि ओहो ये तो मेरे से खुदा नाराज है, देयर इज सम इनविजिबल फोर्स, ठीक है। वो ये सोचेगा कि दरिया सोच रखता है। पहले तो वो दरिया को इंसान खुदा मान लेगा, क्योंकि वो सोचेगा अच्छा इसने मुझे मारा है तो ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब है ये खुदा है, मैं इंसान। अब वो खुदा को खुदा कहता भी नहीं होगा उस टाइम, मगर सोचेगा ये। तो इसे कहते हैं हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन। और बात यह है कि हाइपर एक्टिव एजेंसी कैसे मानते हैं आप,
ठीक है, वो इस तरह मानते हैं कि आप ये समझते हैं कि मेरे पास थोड़ी सी ताकत है और मैं एक जानवर को मार सकता हूं, मैं जानवर से ज्यादा ताकतवर हूं और मुझसे ज्यादा ताकतवर चीज मुझे मार सकती है। और अगर दरिया इतनी चीजों को मार रहा है तो वो तो फिर खुदा ही हुआ, देवी देवता ही हुआ। तो चले, अगर मैं किसी ताकतवर के सामने मिन्नत तरला करूंगा इंसान के सामने तो मुझे माफ कर देगा, तो चलो फिर दरिया के सामने भी मिन्नत तरला करते हैं, तो मेरे बच्चे अगले साल नहीं मरेंगे। हो सकता है अब हर साल दरिया के अंदर जबा करके मुर्गी फेंकना शुरू कर दें या बकरी फेंकना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये बात याद रखें, ह्यूमन सेक्रीफाइस का भी बहुत जबरदस्त जो है ना वो लेवल पे जाके कनेक्शन जुड़ता है थ्योरी ऑफ माइंड से। ठीक है, तो अर्ली डेटीज जो हैं वो नेचर स्पिरिट्स ही थे, रैंडम नेचुरल इवेंट्स थे। ठीक है, इंटेंशनल नेचुरल सुपर नेचुरल बीइंग्स इंसान ने बना लिए थे खुद से। ठीक है, तो फिर दूसरी बात यह है कि हम ये जानते हैं कि एक शख्स मेरे सामने खड़ा है, मुझे नजर नहीं आ रहा वो क्या सोच रहा है, मगर मैं जानता हूं वो कुछ सोच रहा है। इसलिए अगर मेरे सामने यहां पर ये पत्थर भी खड़ा है ना, ये वाला, तो जिस तरह एक इंसान मेरे सामने खामोश खड़ा रह सकता है और किसी वक्त पे मुझ पे हमला कर सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे फायदा दे सकता है, इसी तरह ये पत्थर भी चुप साध के खड़ा है, मगर अंदर से ये या तो कोई साजिश या कोई इरादा बना रहा है। इसलिए मुझे इसके सामने सजदे करने हैं ताकि ये मुझसे खुश रहे और आंख चुरा के मुझे मारे ना। तो धोखाधही जो है ना, धोखाधही, हिडन इंटेंशन, हिडन लव, हिडन हेट, किसी का आपसे चोरी छुपे ना खुश होना और मौके की ताक में रहना और उस मौके पे आपको मार देना, इन सब बातों का भी ताल्लुक खुदा से बहुत जबरदस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि कोई इंसान एक हिडन इंटेंशन रख सकता है और किसी खास मौके पे आपसे बदला ले सकता है या आपको सजा दे सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसी तरह खुदा भी आपके साथ करता है। और यहां से खुदाओं के आगे दुआएं मांगने का, कुर्बानियां देने का, खुदा के लिए फूल लेके आने का, उसके लिए फल लेके आने का, जानवर का सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस, सब कुछ इस गॉड को यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि समझा जा रहा है कि ये पत्थर की भी क्या है, आंख है। पत्थर के भी क्या है, कान है। आंख है, कान है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? देख रहे हैं आप, आंख पत्थर की भी है और पत्थर के कान भी हैं। पत्थर सुनता भी है, पत्थर देखता भी है। और सबसे एक्सट्रीम फॉर्म क्या है कि उसकी आंख भी हमें दिखाई नहीं देती, वो पत्थर भी नहीं है, उसकी आंख भी दिखाई नहीं देती, उसके कान भी दिखाई नहीं देते, उसके हाथ भी दिखाई नहीं देते, पर वो एक स्पिरिट के तौर पे मौजूद है। फिर इंसान ये सोचता था कि मैं गोश्त पोश का हूं, मेरे अंदर सोचता क्या है, तो सोचने वाली चीज क्या बन गई, रूह बन गई। ठीक है, सही है। फिर सोशल नॉर्म्स और मोरालिटी जो है ना, मॉरल बिहेवियर, वो भी इंसान ने ये समझा कि मॉरल बिहेवियर मेरे की मुझे सजा मिल रही है, मैंने, क्योंकि इंसान हर कोई जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम करता है जो कि उसे बुरा होता है और किसी को पता नहीं होता, हो सकता हो उस बात का, मगर इंसान के साथ अगर कुछ बुरा हो जाए वो सोचता है अच्छा मैंने वो बुरा काम किया था इसलिए खुदा ने मुझे सजा दी। कोई नहीं देख रहा, खुदा देख रहा है। जैसे पत्थर की आंख है, इस तरह रूह जो खुदा है उसकी आंख है, खुदा हर जगह प्रेजेंट है और वो हर जगह देख रहा है, इसलिए वो मुझे सजा देता है। ठीक है, तो ये जो मॉरल एक पनिशमेंट है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी यहां से इवॉल्व होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम इंसानों को मॉरलाइज करते थे कि इंसान अच्छा है और इंसान बुरा है, तो हमने खुदाओं को भी मॉरलाइज कर दिया कि खुदा अच्छे और बुरे हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये मॉरलाइज किया उनको, बल्कि उन्हें हाइपर मॉरलाइज कर दिया कि उन्हें यह कह दिया कि वो तो बुरे हो ही नहीं सकते, वो तो बुराई के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो तो सिर्फ नेकी करते हैं, वो तो सिर्फ इंसाफ ही करते हैं। हम उन्हें, खुदाओं को, इस लेवल तक ले गए इंसान। ठीक है, फिर क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, इंटरेक्ट विद गॉड एज इफ ही हैज अ माइंड। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दुआएं। ठीक है, हैविंग डिजायर्स, इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। फिर आइडिया ऑफ डिवाइन माइंड, ये सबसे खतरनाक चीज है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है, डिवाइन माइंड। ठीक है, कि खुदा का एक माइंड है। सही है, और हम ये जानते थे कि आफ्टर लाइफ इवॉल्व हो चुकी थी, दफन किया जाता था मुर्दों को। ठीक है,
मातम तो हम हमेशा से करते थे जब कोई मरता था, फिर हम उसे दफन करते थे। हमें जब वो ख्वाब में मिलता था तो हम एक्सपेक्ट करते समझते थे कि वो जिंदा है। खुश मिला तो हम समझते थे खुदा ने उसे अच्छी जगह रखा है, ठीक है। नहीं खुश मिला तो हम समझते थे खुदा ने उसे बुरी जगह रखा है। तो ये सारी बातें हम सोचते थे। ख्वाबों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। फिर लाइफ आफ्टर डेथ और सोल्स की बात शुरू हो जाती है कि बॉडी और माइंड अलग हैं। ये थॉट आज भी बड़े बड़े रैशनल लोग भी इस बात से जान नहीं छुड़ा पाते, और मरने के बाद हमारी सोल ने कहीं जाना है, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स और मिरर न्यूरॉन्स और ये सारी चीजें एम्पथी और सोशल एबिलिटी और थिंकिंग और दूसरे के सच और झूठ और इंसाफ के तस्वर, इन सब चीजों की वजह है। मगर हम समझते हैं कि वजह जो है वो फिजिकली हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट नहीं करती, मोरालिटी की, ठीक है, सोच की, समझ की। हम समझते हैं कि वो कहीं और एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इंसान को अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी भी ब्रेन के पर्पस का नहीं पता था। उसे पता नहीं था कि सोच कहां से आती है, ठीक है। इस वजह से सोल का कॉन्सेप्ट इजाद किया गया, यानी वही बेबसी जिसकी मैं पीछे बात करके आया हूं कि इंसान को अगर आसमान से बर्फ का टुकड़ा गिर जाए सहरा के दरमियान में, उसे समझ नहीं आएगा तो वो यही समझेगा ऊपर से किसी खुदा ने या किसी परी ने फेंका। उसके जहन में कभी ये नहीं आएगा कि वो कोई जहाज से बर्फ तो नहीं फेंकती, ठीक है। उसके जहन में कभी भी नहीं आएगा, इसलिए वो नहीं सोच सकता, ठीक है। वट अनदर पर्सन इज थिंकिंग, कि दूसरा शख्स क्या सोच रहा है। कंसीव्ड ऑफ अ माइंड एग्जिस्टिंग विदाउट अ फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो फिर जब हम सोचते हैं कि इंसान तो मौजूद था और वो सोच सकता था, तो अब वो मर गया तो अभी भी वो सोच सकता है। हम समझते हैं कि इंसान मर गया है, मगर उसकी रूह या उसका दिमाग जो सोचता था जब वो जिंदा था, वो अभी भी मौजूद है, क्योंकि वो पहले भी हमें कभी नजर नहीं आता था उस इंसान में, उसके मरने के बाद भी नजर नहीं आता। इसलिए हमारे पास कोई रीजन नहीं थी ये बिलीव करने की कि जो उसकी फिजिकल फॉर्म है वही उसकी कॉग्निटिव या उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म जिसे आप कह लें उसके साथ भी एसोसिएटेड है, हालांकि है यही है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है। थ्योरी ऑफ माइंड इंसान के अंदर इमेजिनेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए, बिलीफ इन डेटीज के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से आता है थॉट्स और इंटेंशंस अनसीन एंटिटीज की, थ्योरी ऑफ माइंड की हाइपर की मिसफायरिंग है, हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन है इंसान के ब्रेन की, क्योंकि इंसान का ब्रेन है ही है, मोरालिटी आती ही यहां से है, ठीक है। थ्योरी ऑफ माइंड, मॉरल गॉड्स, सुपरनैचुरल बीइंग्स, आफ्टर लाइफ, सच, झूठ, खतरा, इरादा, दुश्मनी, मोहब्बत, हर चीज से रिलेटेड है जी थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। और ये कहां से आती है, खास किस्म के न्यूरॉन्स से आती है, खास किस्म के ब्रेन साइज से आती है, ठीक है, खास किस्म के बायोलॉजिकल बीइंग्स के पास है।